फैक्ट ये है कि हमारे देश में अगर 35 साल का एज क्राइटेरिया है आईएएस एग्जामिनेशन लिखने का, जनरल के लिए 32 है, ओबीसी के लिए 35 है, अगर हमने ये एग्जाम का क्राइटेरिया एज के हिसाब से सोचा तो भारत की जनसंख्या की 80 करोड़ आबादी 35 साल तक की एज में है। 80 करोड़ की आबादी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, तो क्या सर 0 से पैदा हुआ बच्चा ही आईएएस का ख्वाब देखने लग जाता है क्या? मैं ये कहूंगा, जब से समझ विकसित होती है तो जो पेरेंट्स खुद क्वालिफाई नहीं कर पाए या जिनकी एस्पिरेशंस है कि भाई साहब मेरा बेटा डीएम बने, जो दंगल फिल्म के अंदर अपने आप को आमिर खान समझते हैं, वो सभी लोग अपने बच्चों से सपना उसी दिन से कि पूत के पांव तो पालने में दिख गए, हमारी बिटिया रानी अब तो डीएम साहिबा बनेंगी, वो ख्वाब बच्चों के साथ बचपन में ही लाद देते हैं। यानी कि ख्वाब तो 80 करोड़ लोग उन 100 पदों पर पहुंचने का देख रहे हैं। थोड़ा और फैक्ट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर एग्जैक्ट एज के हिसाब से चला जाए कि भारत की कितनी पॉपुलेशन असल में इस एग्जामिनेशन वाले क्राइटेरिया के अंदर आती है, तो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन 21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में लोग कंप्लीट कर लेते हैं। 22 से लेकर 32 अटेम्प्ट भले ही 4 मिल रहे हों, 6 मिल रहे हों, लेकिन उस बीच में 10 से 15 साल का ही टेन्योर होता है जिस समय अधिकांश लोग तैयारी कर रहे होते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ के द्वारा भारत की बेरोजगारी पर एक लेख लिखा गया है, एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि जो बेरोजगार हैं लोग, उनमें से 83% लोग वो हैं जो यूथ हैं, और उसमें यूथ की डेफिनेशन है जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 29 साल के बीच में है। ये जो 15 से 29 वाले लोग हैं, इनमें से वो लोग भी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन करके 21 से 22 साल की उम्र में सरकारी नौकरी का ख्वाब देखना शुरू किया था। 29 तक अपने 2-3 अटेम्प्ट तो एटलीस्ट लिख ही चुके थे, इसलिए बेरोजगारों की संख्या में इनका नंबर बहुत बड़ा है। आइए थोड़ा इस नंबर को आपको दिखा भी देते हैं। भारत की जनसंख्या में अगर 15 से लेकर 29 साल तक के बच्चों की बात की जाए, तो भारत की जनसंख्या में 15 से 29 बोल रहा हूं, आधी जनसंख्या हटा दीजिएगा तो एग्जैक्ट नंबर निकल आएगा। 15 से 29 साल की पॉपुलेशन अगर 2021 का आंकड़ा देखा जाए तो भारत की आबादी का 27% 15 से 29 साल के बीच में था। अगर हम 140 करोड़ हैं तो लगभग 38 करोड़ लोग ऐसे थे जो 15 से 29 साल के बीच में थे। आधे हटा दीजिए, यह मानकर चलिए कि 19 करोड़ या 20 करोड़ लोग भारत में ऐसे रहे होंगे जो 15 से 29 साल नहीं अपितु 21 से 29 में रहे होंगे। या ये कहिए कि अगर ये नंबर थोड़ा और ऊपर नीचे भी हो जाए तो 15 से 20 करोड़ नंबर ऐसा निकल कर आता है, क्योंकि कोई भी सर्वे इस आधार पर नहीं होता कि ग्रेजुएशन से लेकर 29 के बीच में कितने हैं या ग्रेजुएशन से लेकर 32 के बीच में कितने हैं। ठीक है, यूथ की डेफिनेशन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 15 से 29 बनी हुई है, इसलिए आंकड़ों को इसी दिशा में कलेक्ट किया जाता है। अगर मैं 15 से 20 करोड़ की आबादी अज्यूम कर लेता हूं कि हमारे देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वालों की है, तो जनाब मैं आपके सामने एक और रोचक फैक्ट रखता हूं, और रोचक फैक्ट यह है कि भारत में 22 करोड़ लोगों ने 8 साल में सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया था। कितने लोगों ने? 22 करोड़ लोगों ने 8 साल में सरकारी नौकरी के लिए ट्राई किया था। उनमें से 7.5 लाख लोग और भी 7.25 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी मिली थी। अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, सरकारी नौकरी में रेलवे की नौकरी, ग्रुप डी की जो सर्विसेज हैं वो भी शामिल हैं, और आईएएस की जॉब भी शामिल है। भारत जैसे देश में जहां फैक्ट गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि अगर हम लोग यूथ की बात कर रहे हैं जो 15 से 29 साल की एज में है, और इस फैक्ट को अगर और अच्छे से समझना हो तो यह समझ लीजिए, जो आईआईटी, नीट और आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाला है या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाला व्यक्ति है, उसकी संख्या हमारे देश में 38 सीआर के अराउंड है। मतलब एलिजिबल लोग इतने हैं। सब तैयारी नहीं कर पाएंगे क्योंकि सभी के पास सामर्थ्य नहीं है। कोई ये मानता होगा कि सबने साइंस नहीं लिया, सबका ड्रीम आईएएस बनना नहीं है। मैं 50% हटा देता हूं। आप उस नंबर को अपने स्तर पर अगर ऊपर नीचे कर भी लेंगे तो यह नंबर 20 सीआर के आसपास निकल कर आता है। सरकारी डेटा बता रहा हूं कि सरकारी नौकरी में अप्लाई करने के लिए पिछले 8 सालों के अंदर 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। साल दर साल अगर मैं ये आंकड़ा बताऊं तो आपको बहुत हॉरिफाइंग लगेगा। साथियों, आंकड़ा आपके सामने 5 करोड़ लोगों का है जिन्होंने 2018 से 19 में सरकारी नौकरी में ट्राई किया था।
आप इन आंकड़ों को देखें, ये आंकड़े कभी भी कम नहीं हुए। ये आंकड़े आपके सामने हैं, 5 करोड़ के आसपास आंकड़े, या फिर ये पकड़िए कि 2 करोड़ 32 लाख, 2 करोड़ 32 लाख, 2 करोड़ 28 लाख, 21-22 में 1 करोड़ 86 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, और 1 करोड़ 86 लाख ने अप्लाई किया, 38,000 लोगों को नौकरी मिली थी। यानी ये वो आंकड़े हैं, अगर इन आंकड़ों को ध्यान से देखा जाए तो तथ्य निकल कर आता है कि 0.33% लोगों को ही इन 22 करोड़ में से 8 सालों में सरकारी नौकरी मिली थी। अगर हम यूपीएससी की तरफ चलते हैं तो ये आंकड़ा और हॉरिफाइंग है। यूपीएससी लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों का फॉर्म भरवाती है एक साल के अंदर। 10 लाख से 11 लाख के आसपास लोग अप्लाई करते हैं। 5 लाख के आसपास लोग जॉब देने के लिए, मतलब एग्जाम लिखने के लिए, प्रीलिम्स का एग्जाम लिखने के लिए पहुंचते हैं। कुछ हजार लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, उनमें से कुछ हजार लोग मेंस क्वालिफाई करते हैं। अगर ये कुछ हजार लोगों की संख्या मैं बताऊं तो 2022 में जहां 11 लाख फॉर्म भरे गए थे, वहां 13,000 लोग ही मेंस क्वालिफाई कर पाए थे और 933 लोग ही फाइनल लिस्ट में जगह बना पाए थे। अगर आपको ये डेटा थोड़ा सा भी इस तरह का लगे कि नहीं फर्जी हो सकता है, तो मैं आपको पीआईबी की कटिंग ही निकाल कर दिखा देता हूं, जहां पर डेटा है 23 मई 2023 को प्रकाशित हुआ डेटा कि 11,35,000 लोगों ने अप्लाई किया था और उनमें से जो फाइनल जगह बनाने में कामयाब हुए वो 933 थे। अगर मैं इस संख्या को 1000 अपॉन 10 लाख लिख भी देता हूं तो आपके सामने यह आंकड़ा चिल्ला चिल्ला कर आपको एक ही बात बोलेगा कि जनाब सक्सेस का रेशो 0.001% के आसपास घूम रहा है। यानी कि 1000 में से एक व्यक्ति सफल हो रहा है। ये डार्क रियलिटी है, और इससे भी डार्क साइड जान करके आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। 0.0001 या 0.001, क्योंकि इन 1000 में से भी केवल 100 ही लोग ऐसे होंगे जो आईएएस के पद तक पहुंचेंगे। इसका मतलब यह नंबर किसी लॉटरी के अंदर संभावनाएं जब लगाई जाती हैं कि यह चांस आने की क्या पॉसिबिलिटी है, उस पॉसिबिलिटी से भी बहुत पीछे एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब तो यह हुआ कि यह हेडलाइन अपनी जगह बिल्कुल लाजमी है कि जब 1 मिलियन लोग एग्जाम देने निकले और 1000 ही सीट थी, तो फिर उनका क्या हुआ जो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। यह हेडिंग गलत नहीं है साथियों, और आज जो सचिन सान्याल जी ने मुद्दा रेज कर दिया है, जिससे कि आप और हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए विवश हुए हैं, परिवारजन भी संभवतः आपके साथ बैठकर इस सेशन को सुन रहे होंगे। सामान्यतया ये सेशन वो हैं जिन्हें आप में से बहुत सारे लोग नजरअंदाज करके चलते हैं। मुझे भी अगर आपके व्यूज कमाने होते तो मैं कोई और अच्छा टाइटल लेकर आता जिसमें कि आप लोगों को रस आता, मनोरंजन मिलता, आपका ईगो सेटिस्फाई होता। लेकिन जब भी डार्क साइड की बात होती है, लोग सेशंस को देखना अवॉइड करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारी पोल खोल रहा है, ये तो हमारा सच से साक्षात्कार करा रहा है। और जब सच से साक्षात्कार होता है तो लोग ऐसे सेशंस को ना तो अपने साथियों को रिकमेंड करते हैं, ना परिवारजनों को रिकमेंड करते हैं। लेकिन आप अगर एक सभ्य और समाज के नागरिक बनना चाहते हैं तो कृपया करके इस सच को आप सबसे साझा करिए। उस समाज से भी साझा करिए जो आपसे आए दिन आकर पूछता है कि बेटा और क्या रहा आपका परिणाम। और अपने उन परिवारजनों से भी साझा करिए जो आपके ऊपर इस बात का मोरल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि देखो उनका तो बच्चा सेलेक्ट हो गया, तुम क्यों नहीं हुए। तो उन्हें इस तथ्य को एक बार के लिए जरूर दिखाइएगा। कहिएगा कि मेरी एक मिस्टेक, अगर मैं गलती से छींक दिया और छींकते समय मेरा पेन बी ऑप्शन की जगह सी पर फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए मेरा कंसंट्रेशन लीक हुआ और मैंने बी की जगह सी मार्क कर दिया, तो भी पता नहीं कि मैं प्रीलिम्स से बाहर हो जाऊं। वहां पर जो लाइन लिखी गई थी उसमें मैंने क्वेश्चन मार्क को रीड नहीं किया, या वहां पर नहीं जो शब्द लिखा था उसको मैंने रीड नहीं किया, बाकी पर पूरा सही करके आ गया। एक नंबर के ऊपर पता चल रहा है कि आपको राजस्थान कैडर की जगह उठाकर तेलंगाना पटक दिया। मतलब ये समझिए कि आपके एक एक पॉइंट पर, आपके इतने जबरदस्त लक कनेक्शन पर जब जॉब मिलती हैं तो ये चर्चा बड़ी बन जाती है कि क्या जो लोग फेल होते हैं या फिर वो जो अंतिम पड़ाव तक पहुंचे हुए लोग हैं उनका क्या होता होगा।
अगर हम इस पूरी चर्चा में सब तरह से लोगों को ले लें और ये कहें कि जो 1000 लोग फाइनली जगह बनाने में कामयाब हुए, देखिए मैं इन सर्विसेज के लोगों से बहुत क्लोजली कनेक्ट हूं और लंबे समय से चूंकि एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूं, तो मुझे डार्क साइड दोनों तरफ की पता है, उस तरफ की भी पता है और इस तरफ की भी पता है। ये जो 1000 लोग हैं, इनमें से जो बचे हुए 900 लोग हैं ना, जो कि आईएएस नहीं बन पाए, ये फिर से एग्जाम लिख रहे होते हैं ताकि आईएएस बन सकें। यही हाल स्टेट सर्विसेज का है। अगर स्टेट सर्विसेज में टॉप पोजीशन पर एसडीएम का पद माना गया है कि हां भाई एसडीएम प्रमोट होकर के कभी आईएएस बनेगा, तो जो बाकी पद पर रह गए लोग हैं वो दोबारा एग्जाम लिख रहे होते हैं ताकि वो इस मेजर पद पर पहुंच सकें। मेरा कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर सब तरह से एक विशियस साइकिल बना हुआ है कि कैसे ना कैसे करके हम उस स्थान पर पहुंचे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप मेरी ये बात समझ पा रहे हैं तो संभवतया आपको यह सेशन अपने साथियों से साझा कर ही देना चाहिए और लोगों को भी मोटिवेशन का कारक आप बने, ये समझना चाहिए। अब ये जो 1000 लोगों की बात मैंने करी, इनमें से 900 दोबारा एग्जाम लिखेंगे, ये भी बात करी। और मैं एक बात और चलिए आपके साथ पैरेलली यहां कर देता हूं, और वो ये है कि 900 लोगों के अलावा जो मेंस क्वालिफाई कर चुके लोग हैं, जो लगभग 13,000 के आसपास आपने देखे, उनका क्या होगा? जो मेंस में अपीयर हुए 13,000 के आसपास लोग, उनका क्या होगा? ये बड़े नंबर्स हैं। खैर आगे चलते हैं। ये बड़े नंबर हैं, तभी इस प्रकार की सुर्खियां निकलकर आती हैं कि हमारे देश की 83% जो बेरोजगार हैं, उनमें से 83% लोग तो युवा हैं। ये आंकड़े यूं ही नहीं आते हैं। इन आंकड़ों के पीछे का जो डार्क साइड है वो ये है कि यहां पर लोग सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं। अब लेकिन आपको भी ये बात समझ में आएगी, सर जो आप मुझे बता रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है, मुझे ये बात पता है, बस मैं डरता हूं कि इस बात को दोबारा दोबारा ना सुनूं क्योंकि मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं। नहीं, आप सत्य का साक्षात्कार करके फिर भी अगर आप वही कर रहे हैं, इसका मतलब आप मजबूर हैं। मजबूर क्यों हैं? क्योंकि हमारे समाज ने हमें मजबूर किया हुआ है। क्यों मजबूर किया हुआ है? क्योंकि भारत देश की 40%, ये बात बहुत गहरी है, 40% वेल्थ इंडिया की मात्र 1% लोगों के पास में है। भारत की 40% वेल्थ 1% लोगों के पास है। मतलब यह समझिए कि 1.5 करोड़ लोग भारत की कंप्लीट जीडीपी का आधे से लगभग आधा हिस्सा अपने पास रखते हैं। भारत के उन सब लोगों की पैसे को काउंट करके भी अगर किसी एक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम निकाली जाए तो वो 1 लाख रुपए के अराउंड पहुंचती है। यानी प्रति व्यक्ति आय भारत के अंदर पर मंथ में अगर कैलकुलेट की जाए तो वो 8,000 रुपए महीने के आसपास पहुंचती है। जब इतना डार्क साइड हो हमारे यहां पर जॉब का, आप विचार कीजिए, 8,000 रुपए के आसपास प्रति व्यक्ति आय पहुंचती है निकलकर। ये कब है? जब हम उन अमीरों की, अंबानी अडानी जिनकी बातें की जा रही हैं, उनकी संपत्ति भी अपनी मान करके भारत की जनसंख्या का भाग दे दें। अगर आप उन 1% को हटा दो, 40% की रेवेन्यू को हटा दो, इतनी इनइक्वालिटी है हमारे देश में कि जो 60% जो वेल्थ है वो अगर 99% लोगों में बांटी जाए तो हमारे हालात इतने बुरे होंगे कि हम दुनिया में संभवतः 193वें स्थान से भी नीचे पड़े पाएंगे। अब ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी ही हमें उस पूरे गंदगी के, उस पूरी गरीबी के ढेर से निकाल कर लाने का एकमात्र ऑप्शन बचता है, क्योंकि वो सरकारी नौकरी ही हमें जॉब की सिक्योरिटी दे रही होती है। वही गारंटी दे रही होती है कि सरकारी नौकरी में आ गए तो बने रहोगे। वही नौकरी हमें सोशल स्टेटस दे रही होती है कि अगर तुम जॉब में आ गए तो तुम्हें लोग मानेंगे कि तुम्हारी नौकरी परमानेंट है। वही नौकरी हमें बेनिफिट दे रही होती है कि तुम अगर बीमार हो गए तो तुम्हारे इलाज के लिए सरकार पैसा देगी। वही नौकरी हमें विश्वास दे रही होती है कि तुम्हारे परिवारजनों को अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें परित्यक्ताओं के लिए, परिवार के आश्रितों के लिए कुछ ना कुछ तो प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से सरकारी नौकरी समय समय पर महंगाई के साथ इंक्रीमेंट के ऑप्शन देती है और साथ में वर्किंग आवर्स की सुनिश्चित टाइमिंग देती है कि आज संडे का मतलब संडे है, टाइमिंग 10 से 5 है तो आपको ऑफिस में रहना है। ये सारी सुविधाएं सरकारी नौकरी देती हैं। तभी हमारे देश में उस 0.33% में जहां ग्रुप डी की नौकरी भी शामिल है, वहां आने के लिए लोग उतावले रहते हैं,
क्योंकि जो डार्क साइड ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी है वो ये है कि हमारे पास में अंबानी की करेंसी, अंबानी और अडानी की धन को भी अपना मानने के बाद प्रति व्यक्ति आय पर मंथ 8,000 रुपए के आसपास आकर पहुंचती है। यही कारण है कि जॉब वर्सेस बिजनेस आज का नया डिस्कशन बन गया है, क्योंकि कोई हमसे यह नहीं कहता कि तुम प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि बुद्धिजीवियों को यह लगता है कि प्राइवेट नौकरी की बोल दिए तो ये लोग पकड़ लेंगे, प्राइवेट नौकरियों में तो पैसा वैसे ही नहीं है। अब आते हैं दूसरे साइड पर। तो सर इसका मतलब क्या हमें केवल जॉब ही करना चाहिए? देखिए मैं आपको सारी बातें बताता चल रहा हूं, सरकारी नौकरी के पक्ष भी गिना रहा हूं, विपक्ष भी दे रहा हूं, सच्चाई भी बता रहा हूं, आपके पोटेंशियल को भी दे रहा हूं, सब बातें देंगे। आप इस सेशन को ना एक पक्ष में बैठकर मत देखना, बस अंत में अपनी राय रखना, तब तक इस सेशन को सुनते रहना। तो फिर सर क्या जॉब के स्थान पर बिजनेस कर लें? चलिए बिजनेस तक ले चलते हैं, क्योंकि सचिन सान्याल जी ने जिस विषय पर ध्यान दिया है वो ये है कि क्यों नहीं इंडिया वाले एलन मस्क बन जाते हैं, या क्यों नहीं इंडिया वाले अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी बन जाते हैं। सर हम आपको बताते हैं, बनने का प्रयास किया भारत के बहुत से लोगों ने, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा सान्याल साहब कि 2022 से लेकर अभी तक भारत में 37,000 लोगों को स्टार्टअप से निकाल दिया गया है। जैसे स्टार्टअप के हम बड़े बड़े वादे करते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे स्टार्टअप्स में जिन लोगों ने अपना भविष्य ढूंढा था उन्हें हजारों की संख्या में नौकरी से निकाल दिया गया। केवल स्टार्टअप्स की बात ही नहीं है सान्याल साहब, बात और भी है। गूगल, मेटा, अमेजॉन जैसी टेक्नोलॉजिकल जो कंपनीज हैं उनमें से 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज को लास्ट ईयर्स में निकाल दिया गया है। ऐसी ऐसी कंपनीज अपने पास नए नए ऑप्शंस लेकर आती हैं कि साहब हमें तो सस्ता और टिकाऊ आदमी काम करने के लिए मिल जा रहा है, तो हम क्यों ना लें। हाल ही में नारायण मूर्ति जी का एक जबरदस्त मामला चर्चा में आया, अगर आपने देखा हो। नारायण मूर्ति जी का एक बहुत बड़ा विचार चर्चा में आया कि लोगों को वीक में 70 घंटे से अधिक काम करना चाहिए। लोगों ने कहा नारायण मूर्ति जी बड़ी बात कह रहे हैं आप, अगर ऐसा सोचते हैं तो जरूर करना चाहिए। लेकिन कुछ ही महीनों में एक और मैसेज आता है और वो ये है कि उन्होंने अपने ही परिवार के एक नन्हे बच्चे के नाम 250 करोड़ रुपए से ऊपर के शेयर कर दिए हैं। जब हमारे देश में इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज ऑफ मनी होंगी तो लोग किससे इंस्पायर्ड होंगे? ये सब भी किस्मत बाई कनेक्शन लगते हैं। सान्याल साहब जहां वेस्ट ऑफ एनर्जी, टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम ऑफ एनर्जी में कम से कम ये चांस तो है कि 0.001% पर भी कोई तो आईएएस बनेगा। लेकिन आज कितने भारत के अंदर मुकेश अंबानी बन गए या कितने एलन मस्क बन गए, ये नंबर भी 1 या 2 में ही घूम रहा है। 140 करोड़ में मुकेश अंबानी किसी को बनने का अवसर दिया जाए तो सब बनना चाहेंगे, लेकिन बने कितने? आंकड़े आपके सामने हैं कि जिन्होंने बनने के सपने देखे, हालात ये हैं कि 2023 में 3,000 स्टार्टअप्स बंद हो गए। अगर आप वाकई में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में बैठते हैं तो इन्हें कम से कम बंद तो ना होने दिए होते। आप सरकार से यह कहते हैं कि जिन लोगों ने इन आइडियाज पर काम किया है, चलिए उन्हें हम अपनी जेब से सीड फंडिंग देते हैं। सरकार उन्हें फंडिंग दे, उन्हें खड़ा होने का साहस दे, क्योंकि इनमें से 90% स्टार्टअप्स वो थे जो पहली साल के अंदर बंद हो गए। क्यों बंद हुए? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था, अगले साल के लिए तो बचा ही नहीं था। धन के अभाव में, क्योंकि आइडिया तो था लेकिन उसे फैलाने के लिए धन नहीं था, धन के अभाव में इन्हें बंद होना पड़ा। वहीं अमेरिका, चाइना अपने देश में बन रहे स्टार्टअप्स को बिल्कुल इस तरह से लोन करवाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए मैंडेटरी कंडीशन करता है कि नहीं, फंडिंग देना मैंडेटरी है, तभी वहां नए विचारों का जन्म हो पाता है। अब बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की। सरकारी नौकरी ही क्यों? हम ये जवाब देते हैं। जवाब ये कि आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो बच्चा पढ़ लिख करके आज रोजगार के लिए तैयारी कर रहा है, मजबूरी है कि हमारे इस एजुकेशन सिस्टम ने उन्हें कोई स्किल नहीं सिखाई। आज हम जब आय की बात करते हैं तो निश्चित ही ये जो मैं आंकड़े दे रहा हूं ये सब फैक्चुअल डेटा है, एक भी गलत नहीं है, सब फैक्ट्स हैं। 98,000 रुपीज है हमारी पर कैपिटा इनकम, ये आप जान लीजिएगा। अब जो मैंने आपसे अभी कहा कि हमारे यहाँ स्किल क्यों नहीं है, क्योंकि आपने एजुकेशन सिस्टम पर पूरी तरह से ढक्कन बंद किया हुआ है। आप कहते हैं कि हम लोग नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ गए, पॉलिसी ले आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर वो पॉलिसी किस दिन आएगी जिस दिन भारत के अंदर पढ़ने वाला हर बच्चा उस महंगी स्कूल में पढ़ने का ख्वाब साकार होता हुआ देख सके। आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों, एक देश है क्यूबा, क्यूबन क्राइसिस, कई बार हमने चर्चा किया है आपसे।
वहाँ पर एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं है, वहाँ पर एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। अगर आपको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन लेनी है तो सरकारी स्कूल में मिलेगी, बेहतरीन से बेहतरीन अगर आपको चिकित्सा लेनी है तो भी सरकारी हॉस्पिटल में मिलेगी। ऐसी स्थिति में हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या करें साहब? जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग 1% 40% धन लेकर बैठे हैं, और उन्हीं लोगों के पास जो पैसा है वो अपने बच्चों को इतनी महंगी महंगी फीस पर पढ़ा पाते हैं। साथियों, जानकर आश्चर्य होगा, मेरी बच्चियां, अभी मैं इस फैक्ट को आपके सामने रिवील नहीं करूंगा, लेकिन ये जान लें कि ये जो नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्रति बच्चे के ऊपर खर्चा 1.5 लाख रुपया होना, इससे भी ज़्यादा फीस पे की गई है। ये कुछ नंबर नहीं है, इतना महंगा महंगा स्कूल पैसे ले रही हैं। मजबूरी है उन परिवारजनों की, क्योंकि उन्हें ऑल्टरनेट में कोई अच्छी स्कूलें नहीं मिल रही हैं। सरकार के द्वारा अगर एकाध जगह प्रयास किए जा रहे हैं तो वहां राजनीति गंभीर विषय बन चुकी है। दिल्ली ने अपने स्कूल्स को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन वहां की राजनीति इस समय इतना चर्चा का विषय बन गई है कि वहां पर राजनीति का ही स्थान अपना बड़ा स्थान हो गया है। क्यों नहीं केंद्र सरकार अपने स्तर पर एक ऐसी पॉलिसी लाए और ये कहे कि हमारे देश में जितनी भी स्कूल्स हैं उनकी फीस का क्राइटेरिया केवल इतना ही होगा। जहां स्किल्स देने की बात होती है, आज जहां पर रेगुलर एजुकेशन दी जा रही है, वहां लोगों को एक्सेल शीट पर काम करना नहीं आता, कॉपी पेस्ट करना नहीं आता। दुर्भाग्य यह है कि 15 से 29 साल के 75% यूथ को तो ईमेल पर कोई भी अटैचमेंट करना नहीं आता। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ILO की रिपोर्ट ने यह बात बोली है। इसका मतलब यह है कि एजुकेशन सिस्टम में वो फ्लॉ है जिसके चलते केवल और केवल हमें सरकारी नौकरियां दिखाई देती हैं। सान्याल साहब, बात आपने बहुत अच्छी उठाई है, लेकिन आप एक ऐसे पद पर हैं कि आप सरकार को यह सलाह दे सकते हैं कि हमें कहां से ग्रास रूट लेवल पर कहां से करेक्शन करना होगा। और ऐसे समय पर जब स्कूल्स की फीस बढ़ती हो तो हम जैसे जो मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से बच्चे जो पढ़ने का ख्वाब लेकर घूम रहे हैं, निम्न वर्गीय परिवारों से जो बच्चे आकर पढ़कर के जीवन को सुधारने का अवसर देख रहे हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी ही एक ऑप्शन बनकर आती है। और हम पता है संतुष्ट किस बात से होते हैं? अरे कोई बात नहीं, नौकरी नहीं निकली तो क्या होगा, कोई और चीज मिल जाएगी। अरे और कुछ नहीं तो पेन और कलम पकड़ करके कम से कम टीचर ही बन जाएंगे, थोड़ा बहुत और लोगों को पढ़ाकर पैसे कमा लेंगे। रोजगार के ऑप्शन के रूप में लोग कोचिंग को अपना रोजगार बना रहे हैं। दुर्भाग्य, इससे ज़्यादा क्या होगा। साथियों, कोचिंग को मैं पर्सनली एडमायर नहीं करता हूं, लेकिन एक ऐसा पैरेलल इकोसिस्टम भारत की इकोनॉमी में क्रिएट हो चुका है जिसको आप ऐसे समझिए कि जब मकान बनता है और लेंटर डलता है तो उसके नीचे सेटरिंग्स लगाई जाती हैं, बल्लियां लगाई जाती हैं। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम में बड़े बड़े डॉक्टर्स और इंजीनियर्स दिखाई देते हैं, IAS PCS दिखाई देते हैं, लेकिन उनके लिए अगर आप कोचिंग्स के पिलर्स हटा दें तो उनमें से सब धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इतना लाचार हो चुका है। तो बुनियादी रूप से ये बोलना, ये कहना कि UPSC को क्यों करा जाए क्योंकि इट इज़ ए वेस्ट ऑफ टाइम, सान्याल साहब निश्चित ही हम सब भी ये मानते हैं कि इट इज़ कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम, और कोचिंग तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन करें क्या सर, मजबूर हैं, कोई और अल्टरनेट दिखाई नहीं देता। वो डर है, उस डर से बचने की कुछ ही साल हैं जो हमको उम्मीदों से जिताए जाते हैं। आज जो युवा हमें सुन रहा होता है, जो UPSC की तैयारी कर रहा होता है, या किसी भी स्टेट PCS एग्ज़ाम की तैयारी, या SSC या रेलवे की एग्ज़ाम तैयारी कर रहा होता है, सान्याल साहब, उसके जीवन में उसके वही 15 से लेकर के 29 साल के एज का जो समय है ना, वही उसका सबसे गोल्डन टाइम होता है। वो वही गोल्डन टाइम होता है जैसे देख करके वो खुश हो रहा होता है कि मैं कुछ तो बनूंगा, मैं कुछ तो बनूंगा। आप कह रहे हैं कि इस समय को वो एलन मस्क बनने में बिताए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, एलन मस्क बनेगा, लेकिन बता दीजिए कि भारत सरकार के द्वारा कौन से कॉलेज में और कौन से स्कूल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजुकेशन दी जा रही है। आप चलिए यही बता दीजिए कि कितने आपके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन 100 दिन भी उन्होंने कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट का उपयोग किया होगा। सर, डार्क रियलिटी बहुत बड़ी है। ये बोलना बहुत आसान है सर, और हम जैसे गरीबों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है ये। हम चाहते हैं एलन मस्क बनना, लिटरली चाहते हैं विदेश घूमना। हम चाहते हैं कि इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनाया जाए। हर बच्चा चाहता है, हर बच्चे के मन में यही ख्वाब है कि वो जो उसके सामने से निकलकर लैम्बोर्गिनी गई है ना, काश उसके पास भी वैसी गाड़ी होती। लेकिन मजबूरी में वो अपनी 24 इंची साइकिल को देखता है और देखकर यही कहता है कि मेरा नसीब ही ये है कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ। कई बार वो ये भी कोसता है सर
कि मेरी ये स्थितियों के पीछे कौन जिम्मेदार है, और वो उन जिम्मेदारों को सोच करके बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में बीतता है कि जिम्मेदार सिस्टम है, जिम्मेदार अंग्रेज हैं, जिम्मेदार सरकारें हैं, जिम्मेदार वो खुद है, उसका परिवार है, वो कहाँ किसको जिम्मेदार ठहराए। और जिम्मेदारी की कुंठा में उसको एक ही पॉजिटिविटी दिखती है कि ये समय है, क्या पता मेरा भी लॉटरी में नंबर आ जाए। हम सब चाहते हैं सर कलाम बनना, हम सब चाहते हैं सर डॉक्टर्स बनना, हम सब चाहते हैं, हम सबको ये टाटा, रतन टाटा, अंबानी सबको पसंद आता है सर। कलाम साहब की कहानियां हमको आज भी बहुत मोटिवेट करती हैं। सोमनाथ जी जब इसरो में कुछ करते हैं मज़ा आ जाता है। क्या करें सर, सोमनाथ जी जैसा बनने के लिए भी, उनकी जैसी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भी एक अच्छी स्कूल का, एक अच्छे कॉलेज का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होता कि सब्जेक्ट में रुचि टीचर दिलाता है, उसे वो टीचर ही नहीं मिलते सर। वो जो टीचर मिलते हैं ना, वो लाखों रुपए फीस लेते हैं। साथियों, ये लाखों रुपए की फीस को ऑनलाइन एजुकेशन ने फिर भी कंट्रोल किया हुआ है। ऑनलाइन इस पूरे की पूरे ये समझिए कि कालखंड में फिर भी एक वरदान बन के निकल कर आया है। मैं ये अपने आप से मानता हूँ। आज मैं ही नहीं, बहुत सारी एडटेक कंपनीज हैं जो बहुत नॉमिनल कीमत पर एजुकेशन को डोर तक लेके गई हैं। ये ऑनलाइन की एक उपलब्धि समझ लीजिए, लेकिन एजुकेशन बहुत महंगी है साहब। खैर, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने अपना दर्द रख दिया है, थोड़ा सा पर्सनल हो गया हूँ मैं। बाकी आप अपनी राय रखने के लिए फ्री हैं। ये सेशन मैंने आज रविवार वार्ता की तर्ज पर आपके साथ में किया है। इसमें कोई न्यूज़ नहीं, कोई साइड नहीं, कुछ नहीं, बस अपना पक्ष है। हाँ, अब तक सुनने के बाद आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे ज़रूर, आप भी तो कोचिंग वाले हैं, हो सकता है आपके मन में भी ये चल रहा हो मेरी कोचिंग बंद ना हो जाए। यार काश बंद हो जाए यार, लिटरली काश बंद हो जाए। दिल की तमन्ना ये है कि ये बंद हो जाए। मेरे इस देश के जितने भी युवा हैं ना, उन सब के पास में कम से कम उनकी जो बुनियादी आवश्यकता है ना, रोटी कपड़ा मकान, वो बन जाए, वो उनको मिल जाए। वो जो जब कभी यूपी बिहार की यात्रा पर जाते हैं ना, देखकर इतना दुख होता है। अरे कहीं भी चले जाइए, राजस्थान यूपी बिहार, हमारा पूरा पूरा जो नॉर्थ इंडिया जिसे बीमारू स्टेट कह के कहते हैं ना, देखकर ये दुख होता है कि कैसे एक 10 बाई 10 के कमरे के अंदर 4-4 बच्चे सर्दी गर्मी बारिश रहकर पढ़ रहे हैं, इस उम्मीद में कि उनका ये सवाल सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर इस बीच में पेपर लीक हो जाते हैं, नकल माफिया आ जाता है। सिस्टम बड़ा ही पैरालाइज्ड है जनाब।